हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अनुराधा कश्यप, योर बायोलॉजी मेंटर। अगेन आज मैं एक बहुत ही ब्रिलियंट सीरीज़ के साथ आपके सामने हूँ। एंड आज की जो सीरीज़ होने वाली है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी कि अगर आप मेरे साथ सिर्फ ये सीरीज़ लगा लेते हो तो आपको एनसीईआरटी की बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊँगी ये सिर्फ एक वीडियो में ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जो मैं कंटेंट आपके लिए लाई हूँ ये बहुत सारा है। तो मैं सिर्फ ये नहीं चाहती कि जो सामने लिखा है आप सिर्फ उसको पढ़ो और आपका काम हो जाए। देखो, याद तो आपको करना है, नो डाउट आपको हर चीज़ याद करनी है, बट द थिंक अगर आप उसको थोड़ा समझ के याद करोगे तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, राइट। तो एक हम काम करेंगे कि मैं जो आपको सामने स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रही हैं चीज़ें, ये सारी चीज़ें पढ़ाऊँगी, बट साथ में मैं इनके एक एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा आपको समझाती जाऊँगी ताकि आप उस चीज़ को कोरिलेट कर पाओ विद योर एनसीईआरटी, राइट। मेरा आपके लिए एक सजेशन है कि जब आप ये चीज़ें पढ़ रहे हो तो आप एक काम करना कि अपना जो भी लाइक कॉपी वगैरह है आप उसको लेकर के बैठो और साथ के साथ उसको नोट डाउन करते जाओ। ये चीज़ जो है ये मैं आपको अपने ग्रुप पर शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी। बट द थिंग कि मैं चाहती हूँ आप उसमें एडिशनल पॉइंट भी ऐड करो। अब चाहे आप अगर स्क्रीनशॉट लेना है वो कर लीजिए, अदरवाइज आपको लिखना है तो आप वो लिख लीजिए, बट अच्छा जो है आपके लिए यही होगा कि आप उसको साथ में लिखो, राइट। एंड अब मैं आपके साथ बात करती हूँ जो मैंने स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, उसके रिगार्डिंग मैं बात करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिनकी मैंने ये पीडीएफ ली है। एक्चुअली ये पीडीएफ मेरी खुद की नहीं है, मैंने इसको एक चैनल से लिया है एंड दैट इज़ उनके चैनल का नाम तो मुझे ऐसा नहीं पता, बट जो डॉक्टर हरिओम गैंगवार हैं उनकी चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर आई थिंक ये जो पीडीएफ है ये अवेलेबल थी एंड विदाउट परमिशन मैंने उनसे एक्चुअली ली है ये। बट मैं उनको दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने इतने क्रिस्प मैनर में हर एक चीज़ को लिखा हुआ है। एंड आई डोंट थिंक कि अगर मैं इस चीज़ को यूज़ कर रही हूँ तो उन्हें इस रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो सकती है। द थिंक कि उनका भी मेन मोटिव यही है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, चीज़ों को ग्रास्प करें। एंड दिस इज़ योर लास्ट टाइम, राइट। मतलब अब बहुत पास आ गया है आपका एग्ज़ाम, तो आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि आप हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ो। एंड ये सारा कंटेंट मैंने उन्हीं के चैनल से लिया है। मैं आपको आई डोंट नो एक्चुअली उनके चैनल का नाम क्या है यूट्यूब पर, बट डॉक्टर हरिओम गैंगवार का ये जो आप देख रहे हो उन्होंने पूरा का पूरा एनसीईआरटी टैबलेट करके अपनी पीडीएफ ऐड की हुई है। तो मैं आपको उनकी पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी। अगेन थैंक यू सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम स्टार्ट करते हैं। जो ये पीडीएफ आपको सामने दिख रही है ना, इस पीडीएफ में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। देखो हम पढ़ने वाले क्या क्या मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी एनसीईआरटी में, आप एक काम करना पेजेस लगा सकते हो एनसीईआरटी पे फ्रंट पे, या बैक टू बैक एनसीईआरटी को ही आप वहीं पे लाइन कर सकते हो। जैसे जैसे आपका चैप्टर आएगा ना, आप एक काम करना, चैप्टर आएगा पेंसिल के साथ आप एनसीईआरटी के फ्रंट पे ये सारी चीज़ें लिखते चले जाना जिस जिस चैप्टर से रिलेटेड होगा। मैं चैप्टर भी साथ में बता दूंगी। तो जैसे मान लो साइंटिस्ट एंड उनके रिलेटेड फील्ड्स हो गए, साइजेस इन एनसीईआरटी में क्या क्या साइज दिए हुए हैं वो सब हो गया, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल किस साइंटिस्ट ने पीएचडी की हुई है, किन को नोबेल प्राइजेस मिले हुए हैं, व्हाट आर द यूनिट्स कम्स अंडर आपकी एनसीईआरटी। ठीक है, तो मैं बहुत छोटी छोटी वीडियोज़ में इन सबको कवर करने वाली हूँ एंड आई होप ये सारी सीरीज़ आपको बहुत पसंद आएगी। सीरीज़ का नाम मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको, एनसीईआरटी जिस्ट करके। आप वहाँ से पूरी 3 से 4 जो भी लेक्चर हमारे रहेंगे आप उनको देख सकते हो, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे साइंटिस्ट एंड रिलेटेड फील्ड, यानी कि अब आपको पढ़ना है आपकी एनसीईआरटी में जितने भी साइंटिस्ट हैं उनकी बात करने जा रहे हैं एंड वो किस फील्ड से रिलेटेड हैं वो हम बताएंगे मेजरली। जैसे सबसे पहले आती है बात अर्नेस्ट मेयर की। अर्नेस्ट मेयर ने 1904 से 2004 तक इनका जो लाइफ टाइम रहा है एंड ही वॉज इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, मतलब इन्होंने इवोल्यूशन चैप्टर के रिगार्डिंग काम किया था। अर्नेस्ट मेयर को अगर आप ध्यान से याद करो तो बेसिकली इन्होंने इवोल्यूशन में, और या फिर हमारे पास फर्स्ट चैप्टर आता है जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड, उसके अंदर एक कंसेप्ट दिया था जिसको हम बोलते हैं लिविंग वर्ल्ड में स्पीसीज़ की डेफिनेशन किसने दी थी? स्पीसीज़ की डेफिनेशन दी थी आपके अर्नेस्ट मेयर ने। इन्होंने कहा था कि द ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली और नेचुरली इन द एनवायरनमेंट, उनको आप क्या बोलते हो? दे बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। सपोज मैं हूँ और एक और ऑर्गेनिज्म है जो कोई लाइक ह्यूमन है, तो जब हम दोनों में इंटरब्रीडिंग होगी देन वी आर कंसिडर एज अ सेम स्पीसीज। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक डॉग में और एक कैट में ब्रीडिंग करवा रहे हो, दे
ये डू नॉट कम्स अंडर अ स्पीसीज, राइट, क्योंकि वो नेचुरली दे कैन नॉट ब्रीड। तो पहला इन्होंने दिया था अर्नेस्ट मेयर, याद रखते जाना साथ के साथ, अर्नेस्ट मेयर, इनको इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट बोला जाता है। दूसरे थे मैथियस स्केलेडन। स्केलेडन की अगर आप बात करो तो ही वॉज जर्मन बॉटनिस्ट थे। देखो जिसके अंदर एल आ गया ना, स्केलेडन, दो थे आपके पास, एक थे स्वान और एक थे स्केलेडन। ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर से बिलोंग करते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ अगर वहाँ पे देखोगे तो उस चैप्टर में इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने सेल थ्योरी को दिया था। एंड अगर आपको याद हो सेल थ्योरी में कुछ बातें बोली थी कि सेल्स जो होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होती हैं एंड ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर कंपोनेंट्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सेल थ्योरी, जो कि इन्होंने प्रपोज की थी मैथियस स्केलेडन एंड स्वान जो थे उन्होंने प्रपोज की थी। स्वान जो थे वो एक जूलॉजिस्ट थे और स्केलेडन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। अब हम बात करते हैं थर्ड साइंटिस्ट की, ही वॉज जूलियन वॉनसेक। ये भी एक जर्मन बॉटनिस्ट थे और जूलियन वॉनसेक की अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर से बिलोंग करते हैं। वहाँ पर एनसीईआरटी में देखोगे तो एक्सपेरिमेंट इनका दिया गया है, फोटोसिंथेसिस चैप्टर से ये बिलोंग करते हैं। इन्होंने डिस्कवरी की थी एक पर्टिकुलर, लाइक हम बात करेंगे जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारी डिस्कवरी हुई थी कि क्या जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन वहाँ से निकलती है, वाटर से ऑक्सीजन निकलती है, तो वो सारी चीज़ें हुई थी, राइट। अभी मैं बात कर रही थी सेल थ्योरी वाले चैप्टर की, तो थियोडर स्वॉन जो थे ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, आपको याद रखना पड़ेगा कौन जर्मन बॉटनिस्ट थे और कौन ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। तो याद रखना जर्मन बॉटनिस्ट जीबी लाइक एक आपके पास बहुत सारी जगह के नाम भी होते हैं, गाइड के नाम भी होते हैं, तो जीबी करके याद कर सकते हो कि जो जर्मनी के थे वो बॉटनिस्ट थे और जो ब्रिटिश के थे वो जूलॉजिस्ट थे, और जिनकी स्पेलिंग में एल आएगा वो जूलॉजिस्ट नहीं हो सकते। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है कॉर्नेलियस वॉन नील करके आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में, बट ही वाज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड कौन से चैप्टर से बिलोंग करते थे, अगेन फोटोसिंथेसिस चैप्टर, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, राइट। फिर आते हैं अल्फोंसो कॉर्टी की अगर हम बात करें तो अल्फोंसो कॉर्टी जो है आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी के स्टार्टिंग में ही दिए गए हैं साइंटिस्ट। इन्होंने ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के बारे में बताया था, याद है आपको ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई? मैं थोड़ा स्पीड पे रहूँगी स्टूडेंट, है ना। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई एंड कौन सी यूनिट से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है आपके पास ह्यूमन फिजियोलॉजी में। फ्रंट पे दिया गया है इन साइंटिस्ट का नाम ह्यूमन फिजियोलॉजी। इन्होंने क्या किया था, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई से आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ईयर के बारे में। तो ईयर में जो आपके पास हियरिंग ऑर्गन होता है दैट इज योर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, और उनके बारे में किसने डिस्कवरी की थी, अल्फोंसो कॉर्टी ने, ठीक है। एंड ही वाज अ इटालियन एनाटोमिस्ट, ये एक इटालियन एनाटोमिस्ट थे। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट डॉक्टर डॉर्जन बोल देते हैं हम इनको, एंड ही वाज अ अमेरिकन मिशनरी टीचर। अब आप मुझे आंसर करके बताओगे कि इनका कहाँ पे कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि कुछ आंसर मैं आपके लिए इसलिए छोड़ रही हूँ ताकि आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करो और आप मुझे बताओ, ताकि मुझे पता चले कि आप इस चीज़ को मतलब बहुत लाइक फोकस के साथ पढ़ रहे हो, राइट। तो आप मुझे सर्च करके बताओगे, या तो आप अपनी एनसीईआरटी में पढ़ो, एनसीईआरटी को चेक करके बताओ, या फिर आप गूगल सर्च करो, वट एवर यू वांट टू डू, आप वो कीजिए और मुझे आंसर दीजिए, ठीक है। तो 7th वाला मैंने आपके ऊपर छोड़ा है कि ये कौन थे और इनका क्या काम था। उसके बाद आते हैं महेश्वरी जो है इंडियन बोटानिस्ट थी। महेश्वरी ने आपको पता होगा एक फ्लोरा भी दिया था लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है रेगिनाल्ड सी पनिट, ये ब्रिटिश जेनेटिस्ट थे। एंड पनिट की बात करें तो हम पनिट स्क्वायर पढ़ते हैं। पनिट स्क्वायर जानते हो क्या होता है? पनिट स्क्वायर होता है आपके इनहेरिटेंस वाले चैप्टर के अंदर आएगा, जो आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर है उसके अंदर इन्होंने क्रॉस बॉक्स दिए थे जिनमें आप मैचिंग करवाते हो, और जिससे हमें पता चलता है कि कितने मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाया हाइब्रिड क्रॉस, तो वहाँ पे हम जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में पता लगाते हैं पनिट स्क्वायर का यूज़ करके, ठीक है। उसके बाद आते हैं जॉर्ज गैमो एक फिजिस्ट थे, और गैमो ने बेसिकली आपके जो ट्रिपलेट कोडोन थे उनके बारे में बताया था। ट्रिपलेट कोडोन हो गए जो आपके अमीनो एसिड को क्या करते हैं, अमीनो एसिड के बारे में। ट्रिपलेट कोडोन का क्या मतलब है कि 3 न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ते हैं तो एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं, ठीक है। अल्फ्रेड वेलेस जो थे, इनका रिलेशन जो था ये इवोल्यूशन वाले चैप्टर के साथ था। ये एक नेचुरलिस्ट थे एंड इनका बिलोंग ये किस चीज़ से करते थे, इनका जो मेन था वो था कि ये इवोल्यूशन वाले चैप्टर से बिलोंग करते थे। अल्फ्रेड वेलेस
याद रखना डार्विन के साथ साथ ये काम कर रहे थे एंड दोनों ने नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर भी काम किया था। लैमार्क को इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो लैमार्क को नहीं जानता होगा पढ़े लिखे लोगों में, क्योंकि लैमार्क ने एक थ्योरी दी थी एक्वायर्ड इनहेरिटेंस, एक्वायर्ड ट्रेट जो थे उनकी इनहेरिटेंस की बात की थी इन्होंने। तो ये भी इवोल्यूशन वाले चैप्टर से बिलोंग करते हैं। इन्होंने कहा था जिराफ को देख के कि जिराफ की नेक लंबी हो गई, ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि एनवायरनमेंट में प्लांट की हाइट बढ़ गई थी, क्योंकि ये छोटे प्लांट को खा लेते थे तो छोटे प्लांट खत्म हो गए थे। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती चली गई वैसे वैसे इनके पास प्लांट कम होते चले गए और इन्होंने उन प्लांट्स के ऊपर फीड करना शुरू किया जो एक हाइट पर थे। और जैसे जैसे इन्होंने हाइट के ऊपर फीड करना शुरू किया, हाइट वाले प्लांट पे फीड करना शुरू किया, तो इनकी नेक जो थी वो इनकी नेचुरली लॉन्गेट होती चली गई ड्यू टू अडेप्टेशन। तो इसको उन्होंने कहा था कि यही चीज़ इनकी आगे भी ट्रांसफ़र हुई थी और इन्होंने इसको बोला था एक्वायर्ड ट्रेट ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब जो ट्रेट आप लाइफ टाइम में एक्वायर करते हो वही इनहेरिटेड होते हैं। ठीक है, तो ये इवोल्यूशन के बारे में था। एडवर्ड विल्सन की अगर हम बात करें तो ये एक सोशियो बायोलॉजिस्ट थे एंड आपने वो देखा होगा विल्सन बेसिकली आपका इवोल्यूशन वाले चैप्टर से भी बिलोंग करता है, इवोल्यूशन में आएगा। एंड ये बेसिकली आपके हम विल्सन की बात इवोल्यूशन के रिगार्डिंग ही करते हैं। खैर चलो अभी मैं हाई क्लासेस के ऊपर नहीं जा रही हूँ क्योंकि वो आपके टॉपिक नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं पॉल एलरिच की। पॉल एलरिच जो थे ना, इन्होंने इकोलॉजी के अंदर काम किया था। स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट थे ये। इकोलॉजिस्ट में इनकी एक हाइपोथेसिस भी है जिसको हम बोलते हैं पॉल एलरिच हाइपोथेसिस, रिवर्ट पॉपेट हाइपोथेसिस इन्होंने दी थी। तो ये भी क्या थे, एक इकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इकोलॉजिस्ट। उसके बाद रामदेव मिश्रा, किसने नहीं सुना होगा, जो आपकी इकोलॉजी है उसके फ्रंट पेज पे इनके बारे में पूरा दिया गया है रामदेव मिश्रा के। ही वॉज अ इंडियन इकोलॉजिस्ट। फ्रांसिस जैकोब के बारे में सबने सुना है। जैकोब एंड मोनोड एक्सपेरिमेंट जो होता है वो हम पढ़ते हैं। लैक ओपेरोन इन्होंने दिया था एंड मोनोड की बात भी हो गई है। फ्रांसिस जैकोब जो थे वो ही वॉज अ जेनेटिस्ट एंड जैक मोनोड जो थे वो एक बायोकेमिस्ट थे। राइट, उसके बाद अलेक्जेंडर वॉन हम्बलडोर्ट बोल देते हैं, इन्होंने जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर थे। इन्होंने ना एक वो दी थी जो ग्राफ आपको याद हो इकोलॉजी के अंदर कुछ इस तरीके का ग्राफ था जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड पियर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, है ना। पियर वर्लुस्टिक पियर, देखो सब हर कोई अपने अपने तरीके से प्रोनाउंसिएशन करता है तो मैं थोड़ा इसी तरीके से करती हूँ। पर्ल वर्लस्टिक लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, तो इन्होंने इसके ऊपर काम किया था। क्लियर, तो ये भी क्या थे कि इकोलॉजिस्ट थे। उसके बाद आते हैं आपके रेने डेस्कार्टेस। ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, मैथमेटिशियंस थे एंड बायोलॉजिस्ट थे। आपकी एनसीईआरटी में इनका नाम कहीं पे आज सच नहीं होगा, बट ही वॉज ऑल्सो अ साइंटिस्ट जिन्होंने वर्क किया था आपकी बायोलॉजी के अंदर, तो इसीलिए हम इनका नाम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि साइजेस इन द एनसीईआरटी बायोलॉजी। तो आपके पास जितनी भी एनसीईआरटी में बायोलॉजी एनसीईआरटी में जितनी भी आपको साइजेस दिए गए हैं चैप्टर वाइज, जैसे पॉलन ग्रेन का साइज़ कितना है या वो जो भी आपकी एग सेल होगी उसका साइजेस कितना रहेगा, तो वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे इसमें कि क्या क्या साइजेस रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डायमीटर ऑफ पोलन ग्रेन जो एनसीईआरटी में, इनको ना याद कर लो, रट लो इनको, ये रटना है आपको। डायमीटर ऑफ पोलन ग्रेन क्या है, 25 to 50 माइक्रोमीटर रहेगा। ठीक है, मैं ये कैप्सूल, ये जो आपका जिस्ट है, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही मैं आपको अपलोड करके दूंगी जो हमारी पीडीएफ है। ठीक, डायमीटर ऑफ आरबीसी। पॉलन ग्रेन सबको पता है, पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, प्लांट के अंदर जो मेल गैमेट्स होते हैं, फ्लावर के जो मेल गैमेट्स होते हैं, जो आपका बेसिकली स्टेमन, और स्टेमन में आपके क्या क्या होता है, फिलामेंट और एंथर से रिलीज होते हैं मेल गैमेट जिनको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो पोलन ग्रेन बेसिकली मेल गैमेटोफाइट होता है, इसके अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं। पोलन ग्रेन इज नॉट अ मेल गैमेट, पोलन ग्रेन एक मेल गैमेट नहीं है, ये बात याद रखना बच्चों। पोलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं होते, दे आर बेसिकली मेल गैमेटोफाइट, यानी ये वो चीज़ है जो गैमेट्स को अपने अंदर रखेगी, मेल गैमेटोफाइट। और जैसे ही पॉलन ग्रेन लैंड करते हैं आपके स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होता है, फीमेल पार्ट पिस्टल बोलते हैं जिसको, तो जैसे ही ये स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं तो इन पोलन ग्रेन में या तो ये टू सेल
स्टेज पे शेड होते हैं या फिर ये शेड होते हैं 3 सेल स्टेज पे। तो अगर 2 सेल स्टेज पे ये शेड होते हैं तो उस कंडीशन में इनके पास एक मेल गैमेटोफाइट होता है, एक मेल गैमेट होता है, ठीक है, ओनली 1 मेल गैमेट, और एक वेजिटेटिव सेल होती है, उसका न्यूक्लियस होता है। और जब ये 3 सेल स्टेज पे शेड आउट होते हैं तो ये 2 मेल गैमेट रखते हैं अपने पास और एक वेजिटेटिव सेल होती है, ठीक है। ज़्यादातर किस सेल स्टेज पे ही शेड हो जाते हैं? 2 सेल स्टेज पे 60% इन द एंजियोस्पर्म एंड 40% हो जाते हैं आपके पास 3 सेल स्टेज पे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। डायमीटर ऑफ आरबीसी, आरबीसी क्या होती है? पहली बात तो आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। मैंने पोलन ग्रेन के बारे में सारा डिस्कस कर दिया आपको। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? याद रखना, इरिथ्रोसाइट। शेप कैसी होती है इसकी? इसका साइज होता है 7 माइक्रोमीटर और इसकी शेप होती है बाई कॉनकेव, डिस्क लाइक बोल सकते हो। क्लियर? स्मॉलेस्ट सेल आपकी पूरी बायोलॉजी में जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल दी गई है दैट इज द माइकोप्लाज्मा, जिसका साइज कितना है? 0.3 माइक्रोन इन लेंथ। माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा एक ऐसा मोनेरा के अंदर रखा जाने वाला ऑर्गेनिज्म है जो विदाउट सेल वॉल एग्जिस्ट करता है। इसके पास सेल वॉल नहीं होती, विदाउट सेल वॉल। एंड सेकेंड कंडीशन क्या होती है इसके अंदर? इट लाइव इन एनारोबिक कंडीशन। ये एनारोबिक कंडीशन में सर्वाइव करता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये मर जाता है। लार्जेस्ट सेल क्या है आपके पास? लार्जेस्ट सेल आपकी एनसीईआरटी में सेल द बायोलॉजी चैप्टर में दिया गया है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में दिया गया है। एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट सेल। क्लियर? टिपिकल यूकैरियोटिक साइज का डायमीटर कितना दिया गया है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जब चैप्टर देखोगे तो वहाँ पे आपको एक डायग्रामेटिक फॉर्म में बहुत सारी सेल के साइजेस दिए हुए हैं, तो वहीं पे एक सेल दी गई है टिपिकल यूकैरियोटिक सेल जिसका साइज दिया गया है 10 to 20 माइक्रोन। ठीक है, मैं स्पीड पे हूँ, अगेन मैं बोल रही हूँ तो आप थोड़ा तो धीरे धीरे समझते जाओ। नेक्स्ट है टिपिकल यूकैरियोटिक प्लांट सेल का अगर डायमीटर देखोगे तो दैट विल बी योर 50 माइक्रोमीटर। टिपिकल प्लांट सेल है अनियन सेल। ठीक है, टिपिकल प्लांट सेल अनियन सेल है। देखो इन्होंने क्या बोला है, टिपिकल यूकैरियोट। ध्यान रखना कि यूकैरियोटिक क्या पूछ रहा है। अगर सिंपली यूकैरियोटिक सेल पूछा तो आपका आंसर होगा, आपका आंसर होना चाहिए 10 to 20 माइक्रोन, राइट। बट अगर टिपिकल यूकैरियोटिक प्लांट सेल बोल दिया तो आंसर होना चाहिए 50 माइक्रोमीटर। लेकिन अगर सिंपल टिपिकल प्लांट सेल बोला गया है तो आंसर होगा अनियन सेल। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, याद करना है। क्लियर? उसके बाद टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल जो है वो कहाँ चलती है, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें आप ऐसे लिखोगे कि टिपिकल यूकैरियोटिक सेल जो होगी वो ह्यूमन सेल होगी। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल अगर सिंपली दे दी, टिपिकल प्लांट सेल, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल दे दी अगर, तो आंसर क्या होगा आपके पास? जो ह्यूमन सेल है कल्चर उसमें देखी गई थी टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल देखी गई थी। ठीक। साइज ऑफ बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोन। टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोमीटर। अब इसमें ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम क्या करें, दोनों का ही साइज अलग अलग दे दिया बैक्टीरिया को, तो कैसे करना है। देखो अगर उन्होंने बोला टिपिकल का मतलब है ऑन एन एवरेज आप सारे बैक्टीरिया ले रहे हो तो उनका जो साइज जाएगा वो जाएगा 1 to 2 माइक्रोमीटर के बीच में, राइट। लेकिन अगर आपको किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया का नाम दे दिया तो आप आंसर करोगे 3 to 5 माइक्रोन के बीच में। क्लियर? तो देख लेना कि उन्होंने पूछा क्या है। उन्होंने टिपिकल बैक्टीरिया पूछा है और दे आर आस्किंग ओनली फॉर बैक्टीरिया। अगर सिर्फ बैक्टीरिया लिखा है तो आंसर होगा 3 to 5 माइक्रोन। अगर टिपिकल बैक्टीरिया आए तो आंसर होगा 1 to 2 माइक्रोमीटर। बट ऐसा क्वेश्चन आज सच वो नहीं देते हैं, तो एक ऑप्शन वो हटाकर ही देंगे, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक। वायरसेस है 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। इनका साइज माइकोप्लाज्मा से भी छोटा होता है, बट कहने का ये मतलब है कि वायरसेस छोटे होते हैं सबसे ज़्यादा, लेकिन उनको सेल कंसिडर नहीं किया जाता क्योंकि दे आर नॉट लिविंग आउटसाइड द होस्ट बॉडी। होस्ट बॉडी के बाहर ये लिविंग नहीं होते हैं, इसीलिए इनको हम लिविंग कंसिडर नहीं करते। एंड ड्यू टू दैट रीज़न वायरसेस आर कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग सेल्स, राइट। इसीलिए इनका साइज सबसे छोटा है, बट दे आर नॉट द लिविंग सेल। क्लियर? डायमीटर ऑफ गोल्जी बॉडी सिस्टर्ने, ये आपका दिया गया है एनसीईआरटी में 0.5 से 1 माइक्रोन। सिंपल है, याद ही करना है। माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, इसका साइज है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर विच इज ऑन एन एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर। लिख लो, याद करो बार बार, एक बार में याद नहीं होगा, बार बार याद करना पड़ेगा। अब लेंथ ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया देखो, दिस इज द लेंथ ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस इज द डायमीटर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो डायमीटर होगा आपके पास बेसिकली 0.2 से 1 माइक्रोमीटर विच इज ऑन एन एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर एंड द लेंथ ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया विल बी योर 1
1.1 to 4.1 माइक्रोन इन्होंने दिया हुआ है, 1 to 4.1 माइक्रोन इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट हमें भी ऐसा इतना ज़्यादा याद नहीं रहता है, बहुत सारी चीज़ें हमें तुरंत रिमेंबर करनी होती हैं, बट द थिंग क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है, मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है अभी, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एट लीस्ट आपको एग्ज़ाम टाइम तक ये याद होने चाहिए, इसीलिए मैं इसको बहुत लास्ट पॉइंट पे लेकर के आ रही हूँ आपके लिए, ताकि आप इसको याद कर सको, राइट। नाउ द लेंथ ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या है, किचन ऑफ द सेल, यहीं पे प्लांट के अंदर खाना बनता है, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। इसका साइज होता है 5 to 10 माइक्रोमीटर। विड्थ ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कितनी होगी, 2 to 4 माइक्रोमीटर। अच्छा ये बात याद रखना कि माइक्रोन दिया है, माइक्रोमीटर दिया है, नैनो मीटर दिया है या नैनोग्राम दिया है, केजी दिया है, लीटर दिया है, क्या दिया है वो चीज़ें आप याद रखना, मिलीलीटर दिया है, ठीक है। लेंथ ऑफ इकोलाई डीएनए, अब इकोलाई जो होती है वो आपका एक प्रोकैरियोट है, एंड इसके अंदर कौन सा डीएनए मिलता है, इसके अंदर मिलता है सिंगल सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए मिलेगा, सिंगल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मिलता है, एक ही मॉलिक्यूल मिलता है, उसका साइज होता है 1.36 मिलीमीटर। लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए आप देखोगे तो 2.2 मीटर, एक सेल के अंदर जो डीएनए है उसके लेंथ की बात हो रही है, दैट इज़ 2.2 मीटर। हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर कितनी सेल हैं, 2n की अगर मैं बात करूँ, 2n हमारे पास हैं, 2n की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास सेल्स आती हैं 6.6 इंटू 10⁻⁹ सेल्स हमारे पास बॉडी में प्रेजेंट है, ये मैं 2n की बात कर रही हूँ। 1n में अगर आप देखोगे तो दैट विल बी योर 3.3 इंटू 10⁻⁹ सेल्स हो जाएंगी, राइट। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो लेंथ ऑफ इकोलाई कितनी है, 1.36 मिलीमीटर इकोलाई के डीएनए की, लेकिन हमारे डीएनए की लेंथ कितनी है, 2.2 मीटर, वो भी 1 सेल के, और इतनी सारी सेल्स हमारे पास प्रेजेंट है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये बहुत बड़ा डाटा आने वाला है। इस चीज़ के लिए अगर इसको आपको इतने बड़े डीएनए को अगर आप देखोगे तो हर एक सेल का अगर आप डीएनए निकाल दो 2.2 मीटर और सारी सेल्स के डीएनए को लेंथ वाइज रखोगे ना, तो ये आपकी धरती के बहुत सारे चक्कर लगा सकता है, इतना डीएनए आपकी एक बॉडी के अंदर होता है। और इस कंडीशन में अगर हमने देखना है कि इतनी छोटी सी सेल इतना बड़ा डीएनए कैसे रखती है, तो देयर इज़ अ वेरी वेरी टाइट पैकेजिंग ऑफ द डीएनए ओवर द हिस्टोन प्रोटीन। तो यहाँ पे कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन होती हैं, हिस्टोन का ऑक्टामर होता है, जिसमें क्या होगा, सपोज दिस इज द हिस्टोन, इस हिस्टोन के 4 मॉलिक्यूल होंगे, ओके लेट मी क्लियर इट, इस हिस्टोन के 4 सब यूनिट्स होंगी, लाइक इस तरीके से होगा, जिसमें होगा आपके पास H2A, H2B, H3 एंड लास्ट वन होगा H4, राइट। तो ये दो सामने से 4 दिख रहे हैं, इसके पीछे 4 होंगे, तो इसमें 4 यूनिट होती हैं, मैं हिस्टोन का बता रही हूँ, H2A, H2B, मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर में आपको ये देखने को मिलेगा, H3 एंड H4। तो इसी तरह से ये हिस्टोन का एक ऑक्टामर बना, जिसके अराउंड आपको 1 इस तरीके से आपका डीएनए क्या मिल जाएगा, रैप मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कितना राउंड लगाता है, ये लगाता है 1/3, इस तरीके से इतना डीएनए आपका रैप होकर के आता है, जिसमें कितने 100 बेस पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर अप्रॉक्सली आप मान लीजिए होते हैं। एंड दिस इज द डीएनए विच इज नोन एज लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हिस्टोन होती है दैट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड, एंड जो आपका डीएनए होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। इसीलिए ड्यू टू दिस मोस्ट क्लोज पैकेजिंग आपके पास इसको हम बोलते हैं कंप्लीट को न्यूक्लियोसोम, और इसी न्यूक्लियोसोम की वजह से इतना सारा डीएनए आपकी छोटी सी सेल के अंदर रह पाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल मटेरियल की। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल पे आ जाइए। सबसे पहले एंगल मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने लाइट की स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट करके देखा था और देखा था कि कहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व होगी। प्रिज्म के थ्रू उन्होंने लाइट पास करवाई थी और उसके आगे ऑर्गेनिज्म को रखा था। इनका जो ऑर्गेनिज्म इन्होंने रखा था दैट वाज अ ग्रीन एल्गी, क्लैडोफोरा जिसको हम बोलते हैं, और इन्होंने देखा था कि जहाँ ब्लू और रेड लाइट ज़्यादा आई है, जिस वेवलेंथ पे ब्लू और रेड लाइट ज़्यादा आई है उस वेवलेंथ पर ऑक्सीजन ज़्यादा इवॉल्व हुई है, ड्यू टू विच द ग्रोथ ऑफ दिस ग्रीन एल्गा दैट इज क्लैडोफोरा was more at that
light, like on green light and red light, oh sorry, on blue and red light, that was the spectrum where more cladophora was growing, right? तो इन्होंने इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया था. ये एक्सपेरिमेंट आपको कौन से चैप्टर में मिलेगा? फोटोसिंथेसिस में. एंगलमैन एक्सपेरिमेंट हम इसको बोलते हैं. फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में आपको ये देखने को मिलेगा. नेक्स्ट था प्रिस्ले एक्सपेरिमेंट. प्रिस्ले एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने मिंट प्लांट को यूज़ किया था एंड इन्होंने क्या देखा था? ऑक्सीजन की किस तरीके से इवोल्यूशन होता है. तो इन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी. वॉन नील एक्सपेरिमेंट जो था इन्होंने दिया था पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पर इन्होंने दिया था और इसमें देखा था इन्होंने कि जो आपके पास बेसिकली अगर आप H2S यूज़ कर लेते हो एट प्लेस ऑफ H2O, तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगी. तो ये चीज़ इन्होंने की थी. ठीक है. मेंडल के वर्क को कौन नहीं जानता. इन्होंने पाइजम सटाइवम के ऊपर काम किया था, मतलब कि गार्डन पी के ऊपर काम किया था और इन्होंने 7 ट्रेट लिए थे जिसमें से इन्होंने कुछ डिफरेंट क्रोमोजोम के ऊपर ट्रेट थे. जैसे कि मैं अगर आपको ट्रेट बताऊं, दे वर द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट. लाइक इन्होंने प्लांट की हाइट ली थी. एक प्लांट टॉल था तो दूसरा डवार्फ था. इसके बाद इन्होंने पोड की शेप ली थी, कॉन्स्ट्रक्टेड था या फिर फुल फ्लैटेंड था. इसके बाद इन्होंने फ्लावर का कलर लिया था कि ग्रीन होगा, पर्पल होगा, येलो होगा. इन्होंने राउंड सीड लिए थे, मतलब इन्होंने 2 ट्रेट लिए थे कि राउंड सीड होंगे या रिंकल्ड सीड होंगे. कलर क्या रहेगा सीड का? येलो रहेगा या फिर ग्रीन रहेगा. तो येलो वाला डोमिनेंट था, ग्रीन वाला रिसेसिव था. कलर ऑफ द पी सीड. तो ये सारे एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए थे जिसमें इन्होंने 7 ट्रेट लिए थे. कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे. इन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को हम अलील बोलते. कॉन्ट्रास्टिंग जो जीन लिया इन्होंने, बेसिकली एक जीन लिया, उसके 2 क्या थे? एक ट्रेट लिया, उसके 2 वेरिएंट थे. उन वेरिएंट को हम अलील बोलते हैं. अ पेयर ऑफ अलील इज नोन एज अ सिंगल जीनोटाइप. ठीक है. तो ये चीज़ उन्होंने की थी, कॉडेड बाय अ सिंगल जीनोटाइप. मेंडल के वर्क को सब जानते हैं. गार्डन पी पे इन्होंने काम किया था और इन्होंने ये चीज़ दी थी कि इनहेरिट क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें इनहेरिटेड होती हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है. तो वो सब चीज़ें बताई थी. ह्यूगो डी वेरिस की अगर हम बात करें तो आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या क्या लिखोगे. आप लिखोगे लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था, तो लिख लो साथ में, है ना. लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था एंड इसके बारे में बताया था. सेग्रीगेशन के बारे में बताया था एंड इनका जो मटेरियल था पाइजम सटाइवम रहा था. सेग्रीगेशन के बारे में बताया था. उसके अलावा इन्होंने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात की थी कि जो एक कैरेक्टर होता है वो दूसरे कैरेक्टर से कम्प्लीटली क्या होता है? अलग होता है. दोनों कैरेक्टर सेपरेटली अपने आप को नेक्स्ट स्टेज तक या नेक्स्ट जनरेशन तक लेकर के जाते हैं. ह्यूगो डी वेरिस को आप बेसिकली इनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? फ्रूट फ्लाई मैन भी बोलते हैं. इनका रीज़न क्या था कि बहुत सारे ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर काम करते रहते थे. एंड सॉरी, मॉर्गन की बात कर रही हूँ मैं. मॉर्गन को क्या कहा जाता था? थॉमस हंट मॉर्गन को बेसिकली फ्रूट फ्लाई मैन कहा जाता था क्योंकि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर काम करते थे, फ्रूट फ्लाई के ऊपर काम करते थे और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ऑब्जर्व की थी मॉर्गन ने, इसीलिए इनको फ्रूट फ्लाई मैन कहा जाता था. ह्यूगो डी वेरिस का अगर हम काम देखें, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को आप और क्या बोलते हो? फ्रूट फ्लाई. ठीक है, तो याद रखना फ्रूट फ्लाई. अच्छा, ह्यूगो डी वेरिस को अगर हम देखें तो इनका काम जो था ये म्यूटेशन के ऊपर था. इन्होंने इवनिंग प्राइमरोज लिया था. इवनिंग प्राइमरोज इनका जेनेटिक मटेरियल इन्होंने चूज़ किया था, जिसको आप और क्या नाम देते हो? इसको हम देते हैं ओइनोथेरा लेमार्कियाना. ओइनोथेरा लेमार्कियाना, या फिर हम इसको एक और नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं 4 o'clock प्लांट. ठीक है, तो ये नाम है इसके. उसके बाद ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इन्होंने लिया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, और एक नाम और एनसीईआरटी में दिया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस की जगह आप और क्या लिख सकते हो? डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई. तो आप ये याद रखना कि दोनों ही नाम, दोनों पे ही इन्होंने काम किया था. बेसिकली पहले जो थी आपकी एनसीईआरटी उसमें डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई लिखा रहता था, लेकिन अब स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई भी लिखते हैं. तो बेसिकली हम इसकी बात भी कर सकते हैं. ठीक है, तो याद रखना. एंड ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट जो था इसमें इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई की बात की थी. हार्जे एंड चेज एक्सपेरिमेंट क्या था? इन्होंने बैक्टीरियोफाज के ऊपर काम किया था. एंड
ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें ना, तो बेसिकली इन्होंने देखा था आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन की इन्होंने बात की थी। मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर में दिया गया है आपके पास कि आर स्ट्रेन जो होता है वो नॉन वायरुलेंट होता है, एस स्ट्रेन जो होता है वो वायरुलेंट होता है। आर स्ट्रेन को अगर आप किसी को दे रहे हो, किसी माइस को इन्होंने दिया था, तो वो माइस जिंदा रहेगा क्योंकि वो वायरुलेंट नहीं था। एस स्ट्रेन दिया तो एस स्ट्रेन में वो जो चूहा था आपका वो मर गया क्योंकि वो कैसा था स्ट्रेन, वो वायरुलेंट स्ट्रेन था। फिर इन्होंने हीट किल करके दिया एस स्ट्रेन को, तो जो माइस था वो जिंदा था क्योंकि इन्होंने एस स्ट्रेन को हीट किल कर दिया था, अब वो वायरुलेंट नहीं बचा था। एंड फिर इन्होंने आर स्ट्रेन जो लाइव था वो लिया, आर स्ट्रेन लिया और साथ में हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया। तो इनका मानना था कि चूहा अभी भी जिंदा ही रहेगा, लेकिन हुआ क्या, चूहा मर गया। इसका रीज़न ये हुआ क्योंकि एस स्ट्रेन को तो भले ही हीट किल कर दिया गया था, लेकिन उसके अंदर कुछ तो ऐसा था जो ट्रांसफ़र हुआ आर स्ट्रेन के अंदर, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन जो नॉन वायरुलेंट था अब वो वायरुलेंट बन गया। और जब वो रेट के अंदर गया, चूहे माइस के अंदर गया, रेट और माइस अलग अलग होते हैं, तो जब वो माइस के अंदर गया तो माइस की डेथ हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने बताई थी कि देर इज़ सम ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट जो एक जनरेशन से एक जगह से दूसरी जगह पास ऑन होता है फ्रॉम द एनवायरमेंट, ड्यू टू विच ये आपका चेंज कर सकता है किसी चीज़ को। तो उन्होंने इसको बताया था ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट। क्लियर। हार्जे एंड चेज एक्सपेरिमेंट की बात करें तो हार्जे एंड चेज एक्सपेरिमेंट ने बैक्टीरियोफाज के ऊपर काम किया था। इन्होंने एवरी मैक्लॉयड एंड मैककार्टी ने ही कहा था कि आपके पास जो बहुत सारे, मैं ना एक काम करूँगी, मैं ये जो चैप्टर है आपका क्या कहते हैं इसको, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसके जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके बारे में अलग से भी एक बहुत बढ़िया लिस्ट बना के आपको दूंगी। हर एक चैप्टर के हम बाद में अलग से करेंगे, बट वी डोंट हैव दैट मच टाइम राइट नाउ, इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट पेस पे अभी आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो एवरी मैक्लॉयड मैककार्टी ने ये चीज़ प्रूफ की थी कि डीएनए है जो आगे जाता है, डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, उन्होंने ये चीज़ कही थी, बट दैट वाज नॉट द अनइक्विवोकल प्रूफ। अनइक्विवोकल प्रूफ किन्होंने दिया था, हार्जे एंड चेज एक्सपेरिमेंट ने। इन्होंने रेडियो एक्टिव लेबलिंग की थी सल्फर की, पूरा एक्सपेरिमेंट आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। सल्फर की थी, जो प्रोटीन कोट को आपका दिखाया गया था, एक फॉस्फोरस को किया था। इन्होंने फॉस्फोरस की रेडियो एक्टिव लिया था, सल्फर का रेडियो एक्टिव लिया था, और दोनों को देखा कि सल्फर जो है वो सिर्फ प्रोटीन कोट में रहती है वाया बैक्टीरियोफाज, और जो फॉस्फोरस होता है वो डीएनए में इनकॉर्पोरेट होता है और आगे जनरेशन में जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, जिसको बाद में कोई नहीं ठुकरा सका। ठीक। मीजल्स एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो इन्होंने प्रोकैरियोट के अंदर देखा था कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है दैट इज़ द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब कि अगर आपका एक डीएनए है जिसके दो स्ट्रैंड है, दोनों पेरेंट स्ट्रैंड हैं, तो इन दोनों स्ट्रैंड को जब आप रेप्लिकेट करवाओगे तो इस स्ट्रैंड से एक नया डीएनए बनेगा, इस स्ट्रैंड से एक नया डीएनए बनेगा, लेकिन हर डीएनए में डबल स्ट्रैंड होते हैं। तो जो इस डीएनए से नया डीएनए बना उसका एक स्ट्रैंड पैरेंटल होगा और एक स्ट्रैंड नया स्ट्रैंड होगा। सेम यहाँ पे जो इस डीएनए से नया डीएनए बना उसमें एक स्ट्रैंड पैरेंटल होगा और एक स्ट्रैंड आपका नया होगा। इसका मतलब जो आगे जा रहा है डीएनए उसमें आधा पेरेंट का जा रहा है और आधा नया बन रहा है। इसको आप बोलते हो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब हाफ चीज़ आगे गई है एंड हाफ चीज़ आपकी बॉडी जो है वो खुद से सिंथेसाइज कर रही है। तो इसको प्रोकैरियोट के अंदर बताया था, मिजल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट इन्होंने लिया था, प्रोकैरियोट को इन्होंने लिया था। और इसके लिए इन्होंने जो अमोनिया होता है उसका हैवी अमोनिया, सॉरी नॉट अमोनिया, नाइट्रोजन जो होता है उसका हैवी आइसोटॉप लिया था। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या हैवी आइसोटॉप लिया गया था या फिर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप लिया गया था, तो हमेशा याद रखना नाइट्रोजन का हैवी आइसोटॉप लिया गया था N15, जबकि नाइट्रोजन का जो नॉर्मल होता है वो N14 होता है। N15 इन्होंने लिया था विच इज़ अ हैवी आइसोटॉप नॉट अ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। ठीक है, मैं तो लिख देती हूँ कि इन्होंने क्या यूज़ किया था। इन्होंने लेट मी गिव 1 सेकेंड। इन्होंने यूज़ किया था आपके पास N15 एंड N15 इज़ अ हैवी आइसोटॉप, नॉट अ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप, हैवी आइसोटॉप। इज़ इट क्लियर? ठीक है। उसके बाद टाइलर जी आए। टाइलर ने कहा कि ठीक है, तुमने अगर प्रोकैरियोट पे कहा कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, देन आई विल डू दिस एक्सपेरिमेंट ऑन अ यूकैरियोट। और उन्होंने यूकैरियोट के ऊपर काम किया था। यूकैरियोट जो उन्होंने लिया था दैट वाज योर विसिया फाबा, जो कि आपकी फाबा बीन्स होती हैं। ठीक है, तो जो बेसिकली मिजल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट से आया था वो था आपका एक थीटा मॉडल, रेप्लिकेशन का एक थीटा मॉडल आया था। एंड विसिया फाबा में आपके पास क्या आता है, एक रेप्लिकेशन फॉक बनता है, फिर उससे आगे जाकर के सेमी कंजर्वेटिव मोड में आपकी रेप्लिकेशन होती है। बस इतना याद रखना कि इन्होंने दोनों ने क्या दिया था,
लिख देते हैं। दोनों ने क्या दिया था, दोनों ने ही आपके सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को डिस्क्राइब किया था। यहाँ लिख रही हूँ, दोनों ने क्या दिया था, दोनों ने दिया था सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, विसिया फाबा के ऊपर किसने दिया था, टाइलर ने दिया था रेप्लिकेशन। एंड टाइलर ने जो दिया था वो क्या था, विसिया फाबा क्या था, यूकैरियोटिक था। एंड इकोलाई क्या होता है, इकोलाई इज अ प्रोकैरियोट। तो ये याद रखना, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, राइट। मेल्विन कैल्विन के वर्क को हर कोई जानता है। C3 कैल्विन साइकिल जो है, मेल्विन कैल्विन साइकिल जो आपकी फोटोसिंथेसिस के टाइम पे यूज़ होती है, C3 साइकिल ग्लूकोज के सिंथेसिस के लिए, तो उसकी बात इन्होंने की थी। एल्गल फोटोसिंथेसिस पूरी इन्होंने बताई थी। क्लियर। अब आ जाइए कुछ साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं जो कि PhD हैं, जिन्होंने PhD की हुई है, दे आर द स्कॉलर्स। तो उनकी बात करते हैं। 1931 में कैथरीन इजाऊ ने PhD की थी। आप याद रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, इट्स अपॉन यू। एंड कैथरीन इजाऊ का अगर हम थोड़ा सा देखें कि किस फील्ड से ये बिलोंग करती थी, तो याद रख सकते हो ये प्लांट एनाटॉमी वाले चैप्टर जो हैं उनसे थोड़ा इनका कुछ रिलेशन रहा है, राइट। तो कैथरीन इजाऊ की अगर हम बात करें तो इनका जो रिलेशन रहा है दैट इज़ फ्रॉम प्लांट एनाटॉमी वाले चैप्टर से कुछ है इनका लिंक, राइट। फिर रामदेव मिश्रा सबको पता है इकोलॉजी से रिलेटेड है। एंड इन्होंने इकोलॉजी में कहाँ से की थी, फ्रॉम लीड्स यूनिवर्सिटी, दैट इज़ द UK। GN रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में बात करते हो। बायोमोलिक्यूल, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड डिवीजन, जो ये यूनिट है इसके फ्रंट में आपको एक साइंटिस्ट दिए गए हैं, एक PhD स्कॉलर दिए गए हैं, दैट इज़ योर GN रामाचंद्रन। इन्होंने रामाचंद्रन प्लॉट दिया था विद द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की स्ट्रक्चर को बताने के लिए इन्होंने GN रामाचंद्रन ने आपके पास क्या दिया था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी PhD कंप्लीट की थी। एंड 1949 में आपके पास इनकी कंप्लीट हुई थी PhD। एंड इन्होंने आपका रामाचंद्रन प्लॉट दिया था जो आपकी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में बताता है ऑफ द प्रोटीन, राइट। उसके बाद 1950 में PhD की थी वॉटसन ने। वॉटसन जो थे इन्होंने DNA के बारे में बताया था। DNA की स्ट्रक्चर इन्होंने दी थी डबल हेलिकल मॉडल। कब दी थी, 1953 में। एंड किसके साथ मिलके दी थी, विद क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल इसलिए बोला जाता है। क्रिक ने अपना काम किया था 1954 में, कंप्लीट हो गया था, मतलब कि इनकी PhD ऑन एक्सरे डिफ्रेक्शन पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन के ऊपर हो गई थी। एंड जो वॉटसन थे इन्होंने की थी अपनी PhD द इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरेज ऑन बैक्टीरियोफाज मल्टीप्लिकेशन। आपको ऐसा जितना कुछ खास याद रखना नहीं है, बट आपको इनके वर्क याद होने चाहिए, आपकी NCERT में कौन से दिए गए हैं। तो वॉटसन एंड क्रिक ने इन द 1953 दोनों ने मिलकर के क्या दिया था, डबल हेलिकल मॉडल, DNA का एक डबल हेलिकल मॉडल दिया था, डबल हेलिकल मॉडल। ठीक है। उसके बाद मेल्विन कैल्विन ने अपनी PhD 1935 में क्लियर की थी इन केमिस्ट्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा। ठीक, तो यहाँ से इन्होंने कंप्लीट की थी। नाउ हम बात करेंगे कुछ नोबेल प्राइजेस की, जो कुछ नोबेल प्राइजेस दिए गए थे। सबसे पहले बात करते हैं 1945 में, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार। 1945 में फ्लेमिंग ने फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे, इनको दिया गया था नोबेल प्राइज़। कब दिया गया था, 1945 में। किसके लिए दिया गया था, फॉर द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक, दैट इज एंटीबायोटिक। एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दिया गया था, चेन फ्लोरे को दिया गया था। एंड इनको एंटीबायोटिक, कौन सी एंटीबायोटिक थी, पेनिसिलिन की डिस्कवरी के ऊपर दिया गया था, तो आप लिख लेना। 1961 में कैल्विन को दिया गया था केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए नहीं दिया गया था। 1962 में वॉटसन एंड क्रिक एंड विल्किंस जो थे ना, विल्किंस आपके पास इन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की थी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी याद रखना, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की थी। और DNA की एक रफ स्ट्रक्चर बना के दी थी, क्रिस्टलोग्राफी, और DNA के स्ट्रक्चर के ऊपर बात की थी। ठीक है, तो तीनों ने मिलकर के डबल हेलिकल मॉडल दिया था, जिसके लिए इनको 1962 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। DNA का डबल हेलिकल मॉडल कब आया था, 1953 में। 1968 में दिया गया था होली नेरेनबर्ग एंड हरगोबिंद खुराना को नोबेल प्राइज़ दिया गया था, क्योंकि इन तीनों ने किसके ऊपर काम किया था, ये ट्रिपलेट कोडोन के ऊपर काम कर रहे थे, यानी कि यूनिवर्सल जो आपके जेनेटिक कोड होते हैं, ट्रिपलेट कोड, उनके ऊपर ये काम कर रहे थे। और इन्होंने कुछ आर्टिफिशियल कोडोन भी बनाए थे। हरगोबिंद खुराना की एक अच्छी बात ये भी है कि इन्होंने एक लाइगेज DNA बनाया था जिसका नाम था T4 DNA लाइगेज। तो ये बात भी याद रखना कि इन्होंने आर्टिफिशियली इसको सिंथेसाइज भी किया था। होली नैरनबर्ग एंड हरगोबिंद खुराना ट्रिपलेट कोडोन, जेनेटिक कोडोन के ऊपर काम कर रहे थे। जेनेटिक कोडोन जो आपके कौन से चैप्टर में आते हैं, ये आते हैं आपके मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। क्लियर।
2005 में आपको केमिस्ट्री के किसी एक्सपेरिमेंट के लिए अवार्ड दिया गया था, चाउविन, ग्रब्स एंड श्रॉक। इन्होंने कुछ ना मेटा थीसिस की थी, किसी मेटल वगैरह के रिगार्डिंग कुछ मेटा थीसिस की थी, तो वहाँ पे इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, बट बायो के लिए नहीं दिया गया था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अबाउट द टर्म्स, किन्होंने कौन कौन सी टर्म्स को डिस्कवर किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आती है टर्म वायरस। वायरस को डिस्कवर किया था, करेक्शन कर लिया गया था, DJ इवानोस्की ने सबसे पहले वायरस की टर्म को जो है डिस्कवर किया था। क्रोमैटिन की टर्म दी थी फ्लेमिंग ने। अच्छा, मैं थोड़ा बताती हूँ, वायरस जो होते हैं, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वायरसेस आर नॉट लिविंग, दे आर नॉन लिविंग सेल्स। नॉन लिविंग सेल्स जिंदा कब होते हैं? ये जिंदा सिर्फ तब होते हैं जब ये किसी सेल के अंदर होते हैं। क्रोमैटिन की जो टर्म थी वो किसने दी थी? फ्लेमिंग ने दी थी। इन्होंने क्रोमोसोम को स्टेन किया था, और स्टेन करने के बाद इनको बहुत सारी जगह पे क्या मिले थे? डार्क एरियाज मिले थे, जैसे सेंट्रोमियर पे डार्क मिला था, टीलोमियर पे डार्क मिला था, एंड इस तरीके से सब मेटासेंट्रिक, इस मतलब सेंट्रोमियर के आसपास भी इनको डार्क एरिया मिला था। तो इन्होंने डार्क एरिया को तो बोला था डार्क एरिया को उन्होंने बोला था हेट्रोक्रोमैटिन। गिव मी 1 सेकेंड। डार्क एरिया को उन्होंने बोला था हेट्रोक्रोमैटिन, एंड जो इनका हेट्रोक्रोमैटिन, ठीक है, जो डार्क एरिया इनको मिला था ये था इनका हेट्रोक्रोमैटिन, जो फंक्शनल नहीं था, यानी कि ये इनएक्टिव था डार्क हेट्रोक्रोमैटिन। और जो एरिया इनका फंक्शनल था, जो क्रोमोसोम का जो जीन कोड कर सकता था, इन्होंने उसको बोला था यूक्रोमैटिन। ठीक है, ये कैसा था? ये एक्टिव था, ये फंक्शनल था, एक्टिव। और ये कैसा था? ये नॉन फंक्शनल था, इनएक्टिव। ठीक, इसलिए इसने डार्क स्टेन लिया और इसने लाइट स्टेन लिया। लिंकेज की टर्म दी थी मॉर्गन ने, थॉमस हंट मॉर्गन ने। लिंकेज में इन्होंने कहा था कि अगर ये क्रोमोसोम पे जीन पास हैं, तो जब वो नेक्स्ट जगह पे जाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होंगे, तो सारे जीन लिंक होंगे एक दूसरे के साथ, तो वो सारे के सारे एक साथ ही पास ऑन होंगे। मतलब इन्होंने कहा था कि लिंकेज, जो आपके मेंडल थे, उन्होंने जितने भी क्रोमोसोम स्टडी किए थे उन पे कहीं लिंकेज नहीं आया था। ठीक है, कोई ऐसा जीन नहीं था जो इतनी पास था कि वो आगे जा सके, इसीलिए उन्होंने एक टर्म दी थी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एक लॉ दिया था। लेकिन जब इन रियलिटी चेक किया गया बाद में, तो मॉर्गन ने कहा कि बहुत सारे जीन इतनी पास होते हैं कि जब वो आगे जनरेशन में जाते हैं तो वो एक दूसरे से जुड़ के एक साथ एज अ सिंगल यूनिट जाते हैं, और इसको हम बोलते हैं लिंकेज। तो मॉर्गन ने इसके बारे में बताया था। फिर उन्होंने टर्म भी दी थी रिकॉम्बिनेशन। इन्होंने कहा था कि जितनी ज़्यादा लिंकेज होगी उतना ही कम रिकॉम्बिनेशन होगा, यानी कि लिंकेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, इसका मतलब ये था कि सपोज अगर देर इज़ अ वन DNA सेगमेंट है, क्रोमोसोम मान लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे जीन हैं, एंड दीज जीन्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, राइट। ये मान लीजिए मदर का है क्रोमोसोम, एंड एक जीन इसका यहाँ पे है जो बहुत दूर है। एंड अगर इसी तरीके से आप फादर का देखोगे तो फादर में भी ये जो जीन है बहुत पास हैं, एंड ये जीन बहुत दूर है। तो जो कॉम्बिनेशन का मेन जो है, कॉम्बिनेशन के होने के चांसेस जो हैं वो आपस में इसके और इसके कम होंगे, लेकिन इसके और इसके ज़्यादा होंगे कॉम्बिनेशन के। तो जितना डिस्टेंस होगा, जितना पास होंगे उतना रिकॉम्बिनेशन कम होगा, जितना दूर होंगे उतना रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ इन्होंने कही थी, ठीक है, लिंकेज के बारे में। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है दोबारा से कंबाइन करना और न्यू कॉम्बिनेशंस का बनना। फिर आई थी आपकी टर्म म्यूटेशन के तो महान जो थे आपके ह्यूगो डिवेरिस ही थे, सबसे ज़्यादा उन्होंने उसके ऊपर काम किया था। म्यूटेशन पता है क्या होता है? म्यूटेशन होता है कि आपके पास एक DNA है, उसमें एकदम से कोई चेंज हो जाना, एकदम सडनली कोई चेंज हो जाना, जो कि कोई ड्रास्टिक चेंज भी हो सकता है और कोई पॉजिटिव चेंज भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव म्यूटेशन होती है जिसको नेचुरली सेलेक्ट नहीं किया जाता एंड वो आपके एनवायरनमेंट से डिलीट हो जाती है। ठीक, तो टर्म बायोडाइवर्सिटी किसने दी थी? एडवर्ड विल्सन ने टर्म बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात की थी। मैंने कहा था इवोल्यूशन में भी उन्होंने वर्क किया था, और इनका जो बायोडाइवर्सिटी था वहाँ पे भी इनका काम रहा है, इनका फंक्शन रहा, इनका वर्क रहा है। ठीक, नाउ हम बात करेंगे यूनिट्स की। बात करते हैं, यूनिट्स हैं जो आपको याद रखनी है। यूनिट्स की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन की यूनिट दी थी फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, उसमें आता है टेक्सॉन, कैटेगरी, रैंक, सब कुछ एक ही है। स्पीसीज एक टेक्सॉन है, इसमें 7 कैटेगरी होती है ना, देयर आर 7 कैटेगरी। स्पीसीज हो गया,
स्पीसीज़ के बाद जीनस हो गया, जीनस के बाद फैमिली हो गई, फैमिली के बाद आपके पास आता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आती है क्लास, क्लास के बाद आता है फाइलम या फिर डिवीज़न, एंड देन यू हैव किंगडम। फाइलम जो होगा वो एनिमल के लिए यूज़ करते हो, डिवीज़न जो होता है वो प्लांट के लिए यूज़ करते हो, राइट। तो 7 these आर द ओब्लिगेट कैटेगरीज एंड ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट एज अ टेक्सॉन, एज अ रैंक, एज अ कैटेगरी, एज अ टेक्सा, ठीक। यूनिट्स ऑफ न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम की यूनिट जो स्ट्रक्चरल भी होती है, फंक्शनल भी होती है, दैट इज़ द न्यूरॉन। न्यूरॉन ही है जिनमें पोटेंशियल जनरेट होती है एंड सिग्नल पास ऑन होते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी दैट इज़ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को और क्या नाम दिया जाता है, एनसीईआरटी ने बहुत छुपा के लिखा हुआ है, नेफ्रॉन को और बोला जाता है यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू क्या होता है, यूरिन जो है वो फिल्टर आउट होता है। एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल, एनाटॉमिकल का मतलब होता है जो इंटरनल आप यूनिट देखोगे तो मसल इज अ टिश्यू, एंड जब आप इसके एनाटॉमिकल यूनिट देखते हो तो आप इसको मसल फाइबर या मसल सेल या फिर आप इसको और क्या बोलते हो, इसको हम बोलते हैं मायो फाइबर, ठीक है, मसल फाइबर या मसल सेल। फंक्शनल यूनिट, दिस इज द स्ट्रक्चरल यूनिट। व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जो कॉन्ट्रैक्ट करती है दैट इज अ सार्कोमियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सार्कोमियर क्या होती है, बेसिकली एक जेड लाइन और हाफ एक जेड लाइन और दूसरी जेड लाइन के बीच में जो होगा उसको आप बोलते हो सार्कोमियर, जिसमें आपके 2 तरह के बैंड आते हैं। मान लीजिए ये आपके आई बैंड है, जो दोनों साइड हैं आई बैंड है, और जेड लाइन जो है वो इसके बीच से पास ऑन हो रही है, ठीक है। ये भी आपका क्या है, लाइट बैंड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आई बैंड बोलेंगे। एंड इनके बीच में से आता है आपके पास डार्क बैंड, जिसको हम बोलते हैं मायोसिन का बैंड, मायोसिन का बैंड, ठीक है। तो ये पूरी यूनिट जो बनी है एक जेड लाइन यानी हाफ आई बैंड, इसको हम बोलेंगे हाफ आई बैंड, एंड ये पूरा येलो वाला जो आप देख रहे हो दिस इज द ए बैंड, कंप्लीट ए बैंड, कंप्लीट ए बैंड। एंड ये जो आप देख रहे हो फिर से, क्योंकि हाफ ये रहा आई बैंड और हाफ ये रहा आई बैंड, तो फिर से एक और हाफ आई बैंड, इसको मिला करके हाफ आई बैंड, इसको मिला करके जो यूनिट बनती है दैट इज नोन एज सार्कोमियर यूनिट। इसको आप क्या बोलोगे, दिस इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ योर मसल्स, सार्कोमियर। यही वो यूनिट होती है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ड्यू टू विच मसल्स गेट कॉन्ट्रैक्टेड और रिलैक्स्ड। क्लियर। उसके बाद व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस की सबको पता है जीन्स होती है, एंड जीन को पहले क्या बोला जाता था, बाय मेंडल जीन्स आर नॉन एज फैक्टर, इसको फैक्टर बोला जाता था। फैक्टर कौन बोलते थे इसको, मेंडल। मेंडल को नहीं पता था, मेंडल ने कहा था कि कुछ तो ऐसा फैक्टर है जो आगे जाता है और जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है और अपने कैरेक्टर आगे देता है, ठीक। नॉइस पॉल्यूशन को अगर मेजर करोगे तो कौन सी यूनिट में मेजर करोगे, डेसिबल में। ओजोन लेयर की थिकनेस को कैसे लिखने का तरीका देख लेना, डीबी, छोटा डी बड़ा बी। एंड यूनिट ऑफ ओजोन लेयर थिकनेस, अगर ओजोन लेयर जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो स्ट्रेटोस्फीयर में आपको मिलती है, उसकी थिकनेस को अगर मेजर करना है तो आप लिखोगे DU, दैट इज नॉट दिल्ली यूनिवर्सिटी, दैट इज द डॉब्सन यूनिट, ठीक है, डॉब्सन यूनिट। उसके बाद नेचर की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, इकोसिस्टम। अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता देती हूँ। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नेचर क्या होगी, अगर कोई पूछे आपसे इकोलॉजी की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, तो स्ट्रक्चरल यूनिट आपकी इकोलॉजी की होती है, गिव मी 1 सेकेंड, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ इकोलॉजी दैट इज ऑर्गेनिज्म, ये है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म से बनेगी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से बनेगी कम्युनिटी, कम्युनिटी से बनेगा इकोसिस्टम, एंड देन इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग सेल्स, जितनी भी लिविंग सेल्स हैं उनकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होगी, मुझे कलर चूज करने दो, ठीक है, ये लेते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज अ सेल। सेल क्या है, अगर मैं आपको बोलूं कि सिर्फ सेल का होना ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करता है तो दैट इज नॉट करेक्ट एक्चुअली। ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस विच आर प्रेजेंट इनसाइड अ सेल दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, या वी कैन से दैट ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैपनिंग इनसाइड अ सेल दैट मेक्स अ ऑर्गेनिज्म लिविंग। मतलब अगर एक सेल है,
सिर्फ सेल है, उसमें कोई मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं हो रही हैं, तो आप लिविंग नहीं हो। एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड में लिखा गया है कि द इंट्रैक्शंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड अ सेल मेक्स अ पर्सन लिविंग, मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। तो सेल जो है, सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस के इंट्रैक्शंस होना ज़रूरी होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अंदर रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है? दिस इज अ फ्लावर। फ्लावर ही है जो वो बेसिक रिप्रोडक्टिव यूनिट है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म आगे रिप्रोड्यूस करता है। यूनिट ऑफ वाटर पोटेंशियल, जिसको हम चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आप देखते हो। एंड मैंने एक बात कही, रिप्रोडक्टिव यूनिट एंजियोस्पर्म में क्या है? फ्लावर। फ्लावर क्यों कहा? क्योंकि फ्लावर में 2 नेसेसरी होते हैं और 2 असेसरी ऑर्गन होते हैं। असेसरी में होते हैं आपके पास कैलिक्स, कोरोला एंड नेसेसरी में होते हैं एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, यानी मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। इन्हीं के बीच में रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जिससे नया प्लांट बनता है। क्लियर? यूनिट ऑफ वाटर पोटेंशियल क्या है? अगर आपने वाटर की पोटेंशियल को मेज़र करना है तो आप मेज़र करोगे पास्कल के अंदर, और एनी अदर प्रेशर यूनिट लाइक बार हो गया, या फिर आप प्रेशर की और एटमॉस्फेरिक यूनिट हो गई, ठीक है, वो ले सकते हो। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर? तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि हर चीज़ की सेल ही उसका फंक्शनल यूनिट होती है, बट नहीं। यहाँ पर हिपैटिक लोब्यूल्स आर द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिवर। यहाँ पे हिपैटिक लोब्यूल वो होते हैं जो आपकी ग्लिजन्स कैप्सूल से क्या होते हैं? कवर होते हैं। कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। दिस इज द हिपैटिक लोब्यूल, जिसके अंदर हिपैटोसाइट्स जो होती हैं वो कॉर्ड की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, एक तार की तरह प्रेजेंट होती हैं, इस तरीके से कॉर्ड की तरह प्रेजेंट होती हैं, और वो एक सेंट्रल रीजन में ओपन आउट होती हैं। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है, इसको हम बोलते हैं हिपैटिक लोब्यूल। और ये चारों तरफ किससे कवर होता है? इट इज़ कवर्ड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज मेड अप ऑफ ग्लिजन्स कैप्सूल। इसको हम कहते हैं ग्लिजन्स कैप्सूल, जो कि मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ग्लिजन्स कैप्सूल यूनिक फीचर ऑफ मैमल के अंदर ये मिलता है, ठीक है, और किसी में नहीं मिलेगा। Structural and functional unity between the developing embryo, that is the fetus, and the maternal body, that is the placenta. Placenta एक temporary endocrine gland होती है, इसके थ्रू बहुत सारे हार्मोन भी रिलीज होते हैं। There is a connection between mother and the fetus body, due to which lot of things can exchange from mother to the डेवलपिंग फिटस, राइट। हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है? ये HCG रिलीज करेगा, ह्यूमन कोरियोनिगोनेडोट्रोफिन। HPL रिलीज करता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन रिलीज करता है, एस्ट्रोजन रिलीज करता है, प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपकी जो प्लेसेंटा के थ्रू रिलीज होती हैं। प्लेसेंटा एक न्यूट्रिटिव बॉडी भी माना जाता है, जिसके थ्रू चीज़ें पास ऑन होती हैं और बच्चे के अंदर जाती हैं। प्लेसेंटा के थ्रू बहुत सारी इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाली एंटीबॉडीज़ भी पास ऑन होती हैं, जैसे कि IgG हो गया। एंड IgG एंटीबॉडी जो होती है इंपॉर्टेंट होती है। एंड IgA जो होती है सेक्रेटरी एंटीबॉडी, मैं नहीं बोलूँगी, यहाँ से पास आउट होती है। प्लेसेंटा से कौन सी एंटीबॉडी जाती है? IgG, याद रखना, बहुत छोटी एंटीबॉडी होती है IgG, ठीक है। और प्लेसेंटा से बहुत सारे वायरसेस भी पास हो सकते हैं, जैसे एड्स का वायरस, HIV वायरस भी यहाँ से क्रॉस कर सकता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, मैंने फिर से कहा फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या होगी? दैट विल बी योर नेफ्रॉन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।